अस्सलाम वालेकुम, न्यूज़ रूम में आपको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं सना मिर्जा। सदारती इंतखाब में महज चंद रन बाकी रह गए हैं, लेकिन हम ये देख रहे हैं कि जहां पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का कैंडिडेट अपनी जगह मुस्तहकम है, वहीं जो बाकी मानदा अपोजिशन है उनके कैंडिडेट मौलाना फजलुर रहमान साहब की सूरत में भी बदस्तूर मौजूद हैं। लेकिन ज्यादातर लोगों की राय यह है कि शायद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ, जिनके कैंडिडेट आरिफ अलवी साहब हैं और जिन्होंने खास तौर पर रिक्वेस्ट करके जहांगीर तरीन साहब को बाहर से वापस बुलवाया है, लगता यह है कि नंबर गेम में इस एक मरतबा फिर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कामयाब हो सकेगी। किस हद तक पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की स्ट्रैटेजी इसमें कामयाब होगी ये अलग बात है, लेकिन जो हम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और एतजाज एहसन साहब के दावे सुन रहे हैं, न सिर्फ वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के कुछ अरकान उनको वोट देंगे, बल्कि उनकी ये भी राय है कि मौलाना फजलुर रहमान साहब की जो पार्टी है JUIF, उनके कुछ अरकान भी उनको वोट देंगे। अगर ऐसा होता है तो यकीनन बड़ी दिलचस्प बात होगी कि किस तरीके से पार्टी से इख्तलाफ रखते हुए दूसरी जो पॉलिटिकल पार्टीज के लोग हैं वो उनको वोट देते हैं, और ऐसा किस ग्राउंड के ऊपर ये स्टेटमेंट एतजाज एहसन साहब ने दिया, इस पर भी हम बात करेंगे प्रोग्राम में। इसके अलावा डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब की तरफ से जो स्टेटमेंट कल रात से हम देख रहे हैं दिए जा रहे हैं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ में एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है। PTI के जो बाकी मानदा रहनुमा है उनकी ये राय है कि ये प्रोग्रेसिव ब्लॉक है, लेकिन अगर इसको फॉरवर्ड ब्लॉक से तशबीह दी जाए तो क्या सिंध में और खास तौर पर कराची में खान साहब जिस तरीके से अभी तक मज़ार क़ायद पर नहीं जा सके हैं, क्या ये वो वाहिद वजह है जिसकी वजह से कराची के जो MNAs और MPAs हैं वो इख्तलाफ राय रख रहे हैं खान साहब से, या फिर वजूहात कुछ और भी हो सकती हैं? प्रोग्राम में हम इस पर भी बात करेंगे। और आगे चलकर पाकिस्तान समेत दुनिया भर में जो मुस्लिम ममालिक हैं उनमें गुस्ताखाना खाकों के हवाले से जो कि हॉलैंड में एक मुकाबले में मुनक़्क़िद किए जा रहे हैं, उसके ऊपर बड़ा एहतजाज किया जा रहा है, मुजाहरे किए जा रहे हैं। पाकिस्तान की तरफ से ऑफिशियली जो हॉलैंड के वज़ीर ख़ारजा हैं उनसे बात की गई है, एहतजाज रिकॉर्ड करवाया गया, लेकिन क्या ये खाली ये एक तरह से इतना कर लेना काफ़ी होगा, या फिर जिस तरह खान साहब ने ये बात की है कि OIC का इजलास बुलाया जाए, क्या ये इनिशिएटिव पाकिस्तान की तरफ से लिया जा सकता है और पाकिस्तान इस पर लीडिंग पोजीशन पर आ सकता है? ये वो तमाम इशूज़ है जिन पर हमने बात करनी है। प्रोग्राम में जो पैनल ज्वाइन कर चुके हैं, तारुफ करवाना चाहूँगी, मेरे साथ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा डॉक्टर रमेश कुमार साहब मौजूद हैं। डॉक्टर साहब बहुत शुक्रिया आपका। मेरे साथ सीनियर दिफाई तज्जियाकार मेजर जनरल रिटायर एजाज अबान साहब मौजूद हैं। एजाज साहब सर आपका भी बहुत शुक्रिया। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा फैसल करीम कुंडी साहब मेरे साथ मौजूद होंगे टेलीफोन लाइन के ऊपर, और इसके अलावा नून लीग की लीडरशिप थोड़ी देर में हमें प्रोग्राम में ज्वाइन करेगी। मैं आगाज करूंगी डॉक्टर साहब आपसे। सर ये फरमाइएगा कि आरिफ अलवी साहब के इस सदारती दौर में जीतने के चांसेस आपको कितने नजर आते हैं? देखिए मैं तो आरिफ अलवी से पहले उसके ऊपर शुरू करूंगा कि आज जिस शान और शौकत के साथ सिपाही की जो तदफीन हुई, ये हम सब के लिए मैसेज है, 22 करोड़ आवाम के लिए, कि पाकिस्तान के लिए जो जान देता है, पाकिस्तान के लिए जो उसको क्या जो है वो एजाज़ मिलता है। तो आज जिन जिन के पास जो जो अदा है, वो कोई तन से, कोई मन से, कोई धन से अपनी सेवा, अपनी खिदमत इस किस्म की करे कि उसका नाम भी ऐसे सुनहरी लफ्ज़ों में लिखा जाए कि इन्होंने भी पाकिस्तान के लिए कुछ किया था। दूसरी चीज़ आपने बात की प्रायोरिटीज़ कि खान साहब वो नहीं गए, तो मैं नहीं समझता कि उसको, क्योंकि आपके इंट्रो में ये बातें आई है, मैं उसको क्लियर करके फिर मैं उधर जाता हूँ। प्रायोरिटीज़ के अंदर खान साहब के लिए अवामी मसले मसाइल है और पाकिस्तान की इकोनॉमिकली क्राइसिस, 100 डेज का प्लान, तो इस वजह से वो वहाँ पे नहीं गए। वो वहाँ पे ज़रूर जाएंगे, मगर कराची की क़यादत और ये माइनर इशू अच्छा, इस पे मैंने ये हर पॉलिटिकल पार्टीज में होते हैं। मैं इस पे वापस आती हूँ आपकी तरफ। मैं आरिफ अलवी के ऊपर नहीं, आरिफ अलवी साहब पे मैं सर आपसे कमेंट लेती हूँ। मैं जरा एजाज अबान साहब से एक मुख्तसर कमेंट ले लूँ, फिर मैं आरिफ अलवी साहब पे आती हूँ। एजाज साहब सर ये बताएगा कि अगर हम सिर्फ सदारती इंतखाब की बात करें, जिस तरीके से अपोजिशन में डिवाइड नजर आता है, सर आपके ख्याल में क्या PTI को इससे सपोर्ट नहीं मिलेगी कि कैंडिडेट ज्यादा आसानी से कामयाब हो जाएगा? जी सना, थैंक यू वेरी मच। अगर तो अपोजिशन इस तरह डिवाइडेड रहती है और वो 2 कैंडिडेट्स फील्ड करते हैं, तो यकीनन PTI जिसको पहले ही नंबर में तकरीबन 28 नंबर्स की अक्सरियत हासिल है वोट्स की, वो यकीनन आसानी से जीत जाएंगे, इसमें तो कोई दो राय नहीं है। लेकिन सीक्रेट बैलेट है, और सीक्रेट बैलेट में हमारा जो अनफॉर्चुनेट कल्चर रहा है उसमें भी इस तरह की बातें सामने आ सकती हैं। वोट शायद उतने ना हो, किसी एक पार्टी, 3 कैंडिडेट्स में से किसी एक कैंडिडेट को ऑकवर्ड सरप्राइज भी मिल सकता है फ्रॉम विद इन द पार्टी, फ्रॉम विद इन द अपोजिशन, या PTI जो अक्सरियत पार्टी है, तो मामूली सरप्राइज तो मिल सकता है। रही एतजाज एहसन साहब की बात, तो वो एक पॉलिटिकल कैंपेनर हैं, उन्होंने ये एक प्रेशर डालने के लिए एक स्टेटमेंट दी है जो कोई भी कंपटीशन में
जो पॉलिटिशियन होगा, कैंपेनर होगा, वो देगा कि मुझे पीटीआई के अंदर से भी वोट मिलेंगे और फजलुर रहमान साहब की पार्टी के अंदर से भी वोट मिलेंगे, तो इस तरह के दावों में शायद सदाकत कोई ना हो, लेकिन एज अ पॉलिटिकल स्लोगन वो ऐसी बात कर सकते हैं और इसमें कोई मुज़ाहरा भी नहीं है। यानी आपको लगता है कि एतजाज साहब जो दावे कर रहे हैं उसकी ग्राउंड रियलिटी में वो पोजीशन एतजाज साहब की नहीं है, तो फिर ये समझा जाएगा सर, मतलब कि तो डिवाइडेड अपोजिशन हो गई ना। जी, डिवाइडेड अपोजिशन में पीटीआई को एडवांटेज होगा और वो बड़ी आसानी से ये अपनी जो सदारती ओहदेदार है उसको कामयाब कराने में कामयाब हो जाएंगे, मुझे लगता है। ठीक, बिल्कुल ठीक। दानियाल चौधरी साहब ने भी हमें ज्वाइन किया, मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा। दानियाल साहब आपकी तरफ आती हूँ सर, आपका कमेंट रह गया था आरिफ अलवी साहब के। मेरा कमेंट ये रह गया था, पहले तो दानियाल को हम भी वेलकम करते हैं जिसकी वजह से आप उधर चली गई। अब सिंपल में बात यह है कि हमारे मेंबर जो है वो तकरीबन 350 के करीब है, और ये वो वक्त नहीं है जिस टाइम पे जो बातें की जाती हैं कि ज़मीर बेचेंगे, इस जगह पे पहुंच के लोग ज़मीर नहीं बेचते हैं। जिस पार्टी के साथ जो एफिलेटेड होते हैं वो उनके साथ ही रहते हैं। हमें अपोजिशन चाहे मुतहद हो चाहे नहीं हो, हमें हाँ ज़रूर थोड़ा सा ईजीनेस ज़रूर बिल्कुल फील होता है, मगर आपने सेनेट डिप्टी चेयरमैन के हवाले से, अपना डिप्टी स्पीकर और स्पीकर के हवाले से देखा कि पीटीआई के अंदर कोई नहीं आया। 176 थे तो उनको 8 मेंबर ज़्यादा ही आए, कम नहीं आए। तो इस वजह से इस वक्त जैसे अवाम की लहर पीटीआई की तरफ है, इस वक्त मेंबरों की भी लहर पीटीआई की तरफ ज्यादा है। ये एजाज हसन की स्टेटमेंट सिर्फ प्रेशर के लिए ये समझा जा सकता है कि पीपल्स पार्टी के कुछ लोग पीटीआई को वोट करेंगे ना, फिर इसको रिवर्स कर देते हैं स्टेटमेंट को जो एहतजाज। देखिए, मैं समझता हूँ एजाज हसन की कैंडिडेट का बाद जो है पीपल्स पार्टी की हो सकता है कैंडिडेट नहीं टूटे, मगर जो मौलाना साहब की जो वहां पे कैंडिडेट हैं, वहां पे मौलाना एमएमए के भी कैंडिडेट टूटेंगे और पीएमएलएन के भी कैंडिडेट टूट सकते हैं। मगर डॉक्टर साहब जो बात करें, डॉक्टर आमिर लियाकत हुसैन साहब के एक फॉरवर्ड ब्लॉक बन रहा है, फिर उसकी क्या रियलिटी है? बिल्कुल आमिर लियाकत, देखें मैं समझता हूँ होश में जो है वो जोश में होश नहीं खोना चाहिए। ऐसी स्टेटमेंट्स देना छोटी छोटी, ये एक डेमोक्रेटिक पॉलिटिकल पार्टी है, इस वक्त प्रेशर बहुत है और हम एक फैमिली है। फैमिली के अंदर ऐसी छोटी छोटी बातों के ऊपर फौरन नाराजगी नहीं होती है, वो भी नाराजगी करके मीडिया के अंदर, मैं समझता हूँ हमारे आमिर लियाकत मेरे छोटे भाई हैं, मैं उसको समझाऊंगा कि ऐसे जज्बाती मनाजर नहीं करने चाहिए। इस वक्त हमें मिलके अपोजिशन को भी अपना बना के ये भी तो रियलिटी है ना कि खान साहब तकरीबन 8-9 रोज हो चुके हैं, अभी तक ना मज़ारे कायद गए हैं, ना उन्होंने वहां जाकर विजिट किया है। मुझे बताओ, एक दिन यहाँ पे फारिग है, एक दिन भी यहाँ पे जो इम्पोर्टेंट मीटिंग्स हो रही है, जिस तरीके की 3 कैबिनेट मीटिंग हो गई है, आप उनको अप्रिशिएट करो कि वो फॉर्मल से ज्यादा इन एक्शन होने चाहिए। बिल्कुल ठीक होता है फॉर्मल होता है, इन एक्शन तो कम से कम उन चीजों को, एक मीडिया का जो क्रिटिसिज्म है उसको हम वेलकम करेंगे, उसको मीडिया क्रिटिसिज्म को वेलकम करेंगे और वेलकम हमें करना चाहिए, क्योंकि अगर हम इस्लाह चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं हम राइट ट्रैक के हो, अगर हम रॉन्ग ट्रैक पे जाते हैं, मीडिया में बताता है तो हमें उसके ऊपर गुस्सा करने की भी जरूरत नहीं है। हम उसको कहेंगे हाँ चलो हमसे थोड़ा सा हट गए थे, अब हम सही। चले, मैं फैसल करीम कुडी साहब से कमेंट ले लूं। फैसल साहब, सर ये फरमाएगा कि आरिफ अलवी साहब का इंतखाब कितना आसान है पीटीआई के लिए, और एतजाज साहब सर जो बात कर रहे हैं कि पीटीआई के कुछ लोग भी, जेयूआई फे के कुछ लोग भी उनको वोट डालेंगे, वो किस तरह से उनको लग रहा है सर कि वो लोग उनको वोट डालेंगे? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने एतजाज हसन को कैंडिडेट नॉमिनेट किया है और मेरे भाई अभी पीटीआई के बात कर रहे थे, मैं इनको सिर्फ ये याद देना चाहता हूँ कि जब इनके वाइस चेयरमैन गालिबन शाह कुरैशी साहब ने कहा था कि हमारे 180 मेंबर हैं और फिर इनको वोट जब पड़ा 176, तो उन्होंने कहा इनको गिन के आए थे 176 से, फिर जब 183 पे चले गए, फिर उन्हें अपनी एक स्टेटमेंट विद इन आवर्स तब्दील कर दी। अभी भी आप देखें कि पीटीआई का, मैं क्या कहूँ कि इनके पास कोई अहल बंदा ही नहीं था प्रेसिडेंशियल इलेक्शन के लिए। इन्होंने एक नाअहल बंदे को लंदन से बुलाया जो आकर हमारी कैंपेन चलाए, और वो नाअहल बंदा इनके लिए कैंपेन चलाएगा, क्वाटा जा रहे हैं, उधर उधर जा रहे हैं ताकि उनको प्रेसिडेंशियल कैंडिडेट कामयाब कर सकें। तो ये तो अभी क्लियर हो गया कि इनमें कोई अहल बंदा नहीं है, नाअहल ही कम अज कम इनको जितवा सकता है। और जहाँ तक पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है, तो इंशाल्लाह हमें उम्मीद है कि एतजाज हसन को जो है वोट, अपने वोटों से ज्यादा वोट मिलेंगे। हम समझते हैं कि एतजाज हसन जैसे कैपेबल कैंडिडेट कैसे मिलेंगे सर? मैंने यही क्वेश्चन किया था कि किस तरह मिलेंगे, पीटीआई या जेयूआई फे के लोग क्या उनको पीपल्स पार्टी को सपोर्ट करेंगे, आप ये कह रहे हैं? देखिए, इसमें हमारे पास कुछ ऐसे लोग हैं जिन्होंने हमसे वादा, हम उसको डिस्क्लोज तो नहीं कर सकते कैसे मिलेंगे, ये तो जब बैलेट बॉक्सेस खोलेंगे तो पता चलेगा कैसे मिलेंगे। अब आप देखें कि इनके अपने भी जो कराची के मौसूफ साहब जो एमपीएम से आए थे और उन्होंने कल जो बातें की कि इमरान खान मेरी बात नहीं मान रहा, तो ऐसी बातें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि जो पीटीआई के लोग नहीं थे और जिनको भेजा गया था
डेपुटेशन पे, तो ऐसी बातें तो वो करेंगे दिन ब दिन जब आगे बातें बढ़ेंगी, तो ये बातें तो इनको सुननी पड़ेंगी। और बिल्कुल मैं अपने दोस्त की बात, रमेश साहब की बात से एग्री करता हूँ कि इमरान खान साहब इतने बिजी मीटिंग्स में कि वो ईद की नमाज भी नहीं पढ़ सके। बहुत ज़्यादा इन्होंने मसरूफियत है उनकी, और वो सुबह फजर से लेकर रात तक मीटिंग करते हैं जिसमें उनसे ईद की नमाज भी रह गई है। तो ये अब मतलब जो शख्स जो वज़ीर-ए-आज़म बन गया उसको ऐसा टाइम नहीं है कि वो क़ायद-ए-आज़म के मज़ार पर जाकर हाजिरी कर सके। तो ये तब्दीली की हुकूमत है। देखें यहाँ पे जो है वो चाहे कॉफी का कप जो महंगे और हेलीकॉप्टर की जो सवारी हो सकती है। सर उसके ऊपर तो पिछले कई रोज से हम लतीफे भी सुन रहे हैं जो चल रहे हैं आजकल वैसे। अच्छा, मुझे फैसल साहब एक सवाल का और जवाब दीजिएगा कि ये जो फॉरवर्ड ब्लॉक की बात डॉक्टर आमिर लाकर साहब ने की है, अभी हम TOR बना रहे हैं, ख्याल से बात करें। तो पेमरा को भी कहा है और आपको भी कहते हैं। बिल्कुल ठीक। तो सर ये बताइए, जान बड़ी बातें सुननी पड़ेंगे अभी तो आपके, अभी तो बर्दाश्त और हौसला रखना पड़ेगा। तो मेरे दोस्त को मुझे तो नहीं सुनाओगे। अच्छा फैसल साहब, सर क्या कोई बातचीत हो सकती है फॉरवर्ड ब्लॉक की? आपकी उस लीडर को सुना रहा हूँ जिसकी वजह से DPO ट्रांसफर हो जाते हैं, जो VIP प्रोटोकॉल में बच्चे मर जाते हैं। आज क्वेटा में आपकी शाही सवारी वो जो गई है जिसमें 30 गाड़ियां थी जो टीवी में नजर आ रही हैं। तो ये तो हम पहले कहते सिक्योरिटी है, आप नहीं मानते सिक्योरिटी, हम कहते सिक्योरिटी है, आप कहते नहीं VIP प्रोटोकॉल है। अब जरा अपने खान साहब को बोलो गाड़ी में बैठकर ट्रैफिक लाइट पे भी रुके और VIP प्रोटोकॉल जो है वो न ले, आए ना आवाम में, क्यों नहीं आते भी आवाम में? चले फैसल साहब आपकी तरफ मैं आती हूँ। मैं दानियाल साहब सर आपसे थोड़ा सा जानना चाहूंगी कि ये जो एक तो ये कि एतजाज साहब के नाम पे इत्तेफाक नहीं हुआ, ठीक है, अपना कैंडिडेट बाकी अपोजिशन ला रही है। सर आखिरी कोशिश मौलाना साहब ने कल कहा था कि अभी तो रात बाकी है, बहुत हो सकता है एफर्ट की किया जाए, क्यों नहीं आखिर कन्विंस कर सकी बाकी अपोजिशन पीपल्स पार्टी को? इतनी रिजिड क्यों नजर आती है पीपल्स पार्टी? देखिए, पहले तो मैं फैसल साहब की बात पे कमेंट करूंगा कि बड़ी गलत बात है कि वो उन्होंने कह रहे थे कि इमरान खान साहब इतने मसरूफ़ हैं। कि देखें फैसल साहब वो वाकई मसरूफ़ हैं, तो इसलिए कराची भी नहीं जा सके और वाकई नमाज नहीं पढ़ सके। तो ये आप ये गलत बातें मत करें। बंदे की मसरूफियात इस तरह की हैं कि आजकल वो 8-8 दफ़ा कैबिनेट मीटिंग्स बुला रहे हैं। और दूसरा देखिए, हमारा इत्तेफाक शायद ज़्यादा अच्छा हो जाता कि अगर प्रेसिडेंशियल इलेक्शन में इस कैबिनेट के ऊपर परवेज़ मुशर्रफ साहब आते हैं एज ए प्रेसिडेंट, तो फिर हमारा भी कोई मज़ा आता हमें करने का। आज कैबिनेट उनकी है और उन्हीं को हेड करने देते तो इमरान खान साहब, तो हम भी शायद इकट्ठे हो जाते। लेकिन जहाँ तक हम इकट्ठे नहीं हो रहे, वो आई थिंक कि पीपल्स पार्टी का भी अपना डेमोक्रेटिक राइट है, हम इकट्ठे हैं और एज एन ऑपोजिशन। और वो एक पॉइंट के ऊपर वो है रिगिंग के ऊपर हम इनका मैंडेट नहीं मांगते। हमारे भाई हैं रमेश साहब, लेकिन हम कहते हैं कि इनका मैंडेट चोरी का है। और जहाँ तक हमारी पार्टी का अपना बयानिया है और अपना मौक़िफ़ है, वो हम लोगों का इस चीज़ के ऊपर इकट्ठा नहीं हो सका। जो भी उसकी रीज़न्स हो, हम काफ़ी दिनों से बोल रहे हैं, लेकिन जो भी वजूहात हों, आई थिंक कि इंशाल्लाह हम आगे इकट्ठे चलेंगे और कोशिश करेंगे जो कोताहियाँ, कोई चीज़ें जो रह गई हैं जिसकी वजह से ये इस नाम के ऊपर हमारा कंसेंसस नहीं हो सका, आगे हो और साथ लेके यानी इस एक इशू से दरवाजे बंद नहीं होंगे ऑपोजिशन के? नहीं, कभी भी नहीं। हमारे देखें, हमारे हमेशा ये बड़ा आपके प्रोग्राम में भी पहले भी हम यही बार बार कहते रहे हैं, फैसल साहब भी ये बार बार कहते रहे हैं कि हमारा जो अलायंस है वो है इनके खिलाफ। मतलब हमारी पार्टी की पॉलिसीज अलग हो सकती हैं। एतजाज साहब रिस्पेक्टेबल बंदे हैं, मियाँ साहब हमारी पार्टी उनकी इज्जत करती है, और लेकिन जहाँ तक ग्रैंड ऑपोजिशन का ताल्लुक था, हमने सबसे नाम मांगे और आगे जो नाम पुट फॉरवर्ड किया वो मेजॉरिटी इज द अथॉरिटी। डेमोक्रेसी में यही नॉर्म फॉलो किया जाता है और जो नाम पुट किया गया उस पर मेजॉरिटी ऑफ द पार्टीज ऑपोजिशन। मौलाना साहब माजूद आपकी बात काट रही हूँ, लेकिन एतजाज साहब ने कहा कि मौलाना फजल रहमान साहब मेरे हक में दस्तबरदार हो जाएंगे। इतने अशोर्ड क्यों हैं वो? और वो साथ में ये भी कह रहे हैं कि जो बाकी पार्टीज हैं उनके लोग भी मुझे वोट डालेंगे। चलें, अगर एतजाज साहब कन्विंस कर सकते हैं ऑपोजिशन को, तो इससे अच्छी बात ही कोई नहीं है। लेकिन इट इज़ आई डोंट थिंक सो इट इज़ पॉसिबल नाउ, लेकिन अगर हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। ऑपोजिशन इकट्ठी एक पेज पे आ जाएगी। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जहां ऑपोजिशन के इकट्ठे होने की ख्वाहिश सबकी है, एटलीस्ट ऑपोजिशन की पॉलिटिकल पार्टीज की, वहीं एहसन इकबाल साहब को अभी ये लगता है कि अक्सरियती जो जमात है, अक्सरियती जो ऑपोजिशन है, पीपल्स पार्टी को उसका फैसला मानना चाहिए। कुंडी साहब से ये पूछेंगे कि आखिर पीपल्स पार्टी अक्सरियत के साथ क्यों नहीं खड़ी है? और दूसरा, वापस पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ आएंगे जिन्होंने ये कहा था कि सादगी की रविश अपनाई जाएगी, लेकिन अब खबरें ये हैं कि तकरीबन 16-17 वुज़रा के अलावा और 5 मुशीरान के अलावा अब तकरीबन 8 से 10 और वुज़रा हैं जिनका इजाफा इमरान खान साहब अपनी कैबिनेट में करना चाहते हैं। क्या इसको सादगी के जुमरे में लेना चाहिए या फिर वाकई ये वक्त का तकाजा भी है और ज़रूरत भी है? इस पर बात करेंगे एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा।
ब्रेक के बाद एक बार फिर न्यूज रूम में आपको खुशामदीद कहते हैं। जहां मुत्तहिदा अपोजिशन की जो असल शक्ल है वो हमें नजर नहीं आती है, वहीं अगर हुकूमती हल्के की तरफ देखें तो खान साहब के दावे और वो सुनहरी ख्वाब जो कि कुछ रोज पहले दिखाए गए थे उनमें आहिस्ता आहिस्ता लगता है कि वजन नहीं है। एजाज अवान साहब, सर मैं आपसे सेगमेंट का आगाज करूंगी। वफाकी काबीना में तौसी की खबरें आ रही हैं सर, तकरीबन पहले तो 16-17 वुज़रा, फिर 5 मुशीर और अब 8 से 10 लोगों का इजाफा मजीद होने वाला है। खान साहब को अंदाजा नहीं था कि मैनेज कैसे होगा, या अब आपको लगता है कि वाकई अकेले ये टीम लेके नहीं चल सकती इसलिए खान साहब को इजाफा करना पड़ेगा? सना थैंक यू। देखिए, देखना यह है कि इसका बेहतरीन जवाब तो शायद कोई पीटीआई का आदमी या खान साहब दे सकते हैं, बट एज एनालिस्ट व्हेन वी लुक एट इट तो उसमें देखना यह है कि क्या इन उमूर को चलाने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और हमारे अपनी ही असेंबलीज के पास किए हुए रेजोल्यूशन और माजी जो है हमारी हुकूमतों का वो भी कुछ सजेस्ट करता है कि 44 मिनिस्टर्स भी रहे हैं और मुशीरान मिला के 60 से 65 भी रहे हैं। इस तरह की चीजें हमें देखने में मिली। अगर उन्हें अगर मिनिस्टर्स की तादाद 25 या 30 तक ले जानी पड़ती है या 40 तक भी ले जानी पड़ती है, लेकिन वो परफॉर्मर्स हों और उससे कौम और हुकूमत फायदा उठाए, तो फिर तो नंबर इज इमटेरियल। देखना यह है कि कौन लोग हैं, उनकी परफॉर्मेंस क्या है, और जो एजेंडा लेकर खान साहब आए हैं या जो उन्होंने एक कौम को उम्मीद दिलाई है, क्या वो उस पर पूरे उतरते हैं या नहीं उतरते। बाकी तनकीद होती रहेगी, छोटी मोटी क्रिटिसिज्म तो ये चलती रहती है और उसको उन्हें पॉजिटिवली लेना चाहिए। एजाज साहब, सर आपकी बात काट रही हूँ सर, लेकिन खान साहब ने यही कहा था ना कि हम बड़ी मुख्तसर कैबिनेट रखेंगे, कम लोगों को रखेंगे, स्टाफ कम करेंगे, अखराजात कम करेंगे, तो ये भी तो उसी में आता है। देखिए, अखराजात कम करने में जो उन्होंने डिस्क्रिशनरी फंड ही कम किए हैं, जो ट्रीटमेंट अब्रॉड के लिए फैसिलिटी खत्म की है, जो ट्रेवल में उन्होंने क्लास कंपोजिशन क्लास के उसके ऊपर अखराजात पे पाबंदी लगाई है, MNAs और MPOs को फंड्स न देने की पाबंदी लगाई है, यही अरबा रुपए में जाता है। लेकिन जो तनकीद हो रही है वो बड़े छोटे छोटे ट्रिवियल इश्यूज पे हो रही है, और मुझे ये लगता है कि एक स्पिटिंग कंपटीशन है जो हमारे मुख्तलिफ चैनल्स पे हो रहा है कि किसका थूक दूर गिरता है। तो मैं चाहूंगा कि इमरान खान साहब और उनकी टीम इस स्पिटिंग कंपटीशन में ना पड़े। ये तो होता रहेगा, वो उस काम पे ध्यान दें जो एजेंडा लेकर आए हैं और जिस तरीके से कौम को क्राइसिस से बाहर निकालना है। अभी ये जो हम कायद आजम के मजार की बात कर रहे हैं, पाकिस्तान में ऐसे लोग भी हैं जो कायद आजम रहमतुल्लाह अलैह के मजार पे जिंदगी में गए ही नहीं, लेकिन उनके दिल में उनका एहतराम किसी सूरत में कम नहीं है। न वहां पे कायद आजम के मजार पे पहले हफ्ते में पहुंचना ही जरूरी है, एहतराम है, रिस्पेक्ट पे करें। अगर आज वक्त है तो आज कर लें, 2 महीने बाद भी कर लें, तो इससे हुकूमतें नहीं गिरा करती। लेकिन देखना ये है कि तो है ना साहब के लोग जाते हैं कैसे निकालते हैं जो फेस कर रहे हैं। बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। पहली चीज तो ये कि हमें रवायत से निकलना चाहिए। दूसरी चीज ये कि इस वक्त कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर जो हम जितनी मिनिस्ट्रियां बना रहे हैं ना, उस मिनिस्ट्री के मुताबिक पहले 50, 60, 65 तक भी वजीर हुए हैं, मगर इस वक्त 38 वजीर और 5 जो है वो एडवाइज़र, 43 तक हमारे पास प्रोविजन है कि हम 43 तक रखेंगे। ये भी शार्ट है क्योंकि इतनी पूरी मिशनरी जो 100 डेज प्लान या आगे जो हमारा मैनिफेस्टो है उसको इम्प्लीमेंट करना, अवामी मसले मसाइल देखना, मैं समझता हूँ राइट ट्रैक के ऊपर। जो आपने अभी जो एजाज अवान साहब ने यही मैंने बात की कि आप क्रिटिसिज्म को हम वेलकम करेंगे, मगर पॉजिटिव चीज़ें जो बड़ी चीज़ें हो रही है, आज आप यूटिलिटी स्टोर्स को देखेंगे कितना मिसयूज, उनको हम खत्म करने का सोच रहे हैं। तो जो इदारे जहां पे ऐसी चीजें जो होती थी, और अब देखें पहले प्राइवेटाइजेशन भी मसले होते थे, मगर अब प्राइवेटाइजेशन भी मसला नहीं होगा। अगर प्राइवेटाइजेशन किसी चीज के ऊपर हम जाएंगे तो सबको पता है कि नीट और क्लीन लीडरशिप है, और अगर किसी चीज में जाएगी तो कम से कम उसका सही तरीकेकार होगा। इस वक्त लीडरशिप के ऊपर अवाम का एतमाद है। मैं समझता हूं मीडिया भी पॉजिटिव रोल इख्तियार करे। पाकिस्तान इस वक्त बहुत क्राइसिस के अंदर है। इस वक्त की लीडरशिप के अंदर अगर पाकिस्तान क्राइसिस से नहीं निकला, हम अगर पिटी चीजों को अगर लेते गए तो फिर हमारे, और मैं बिल्कुल एजाज अवान ने जो कहा, आज मैंने फवाद को भी मैंने कहा हमें माइनर चीजों को इतना ज्यादा एग्रेसिवली जवाब नहीं देना चाहिए, बिल्कुल पोलाइटली कि हाँ बिल्कुल मीडिया के ऊपर चीज आई हम उसको देखेंगे, मगर हमें हमारा ट्रैक, हमारी डायरेक्शन जो है
वो पॉजिटिव थिंकिंग के ऊपर होनी चाहिए, अवामी मसले मसाइल के ये ऊपर। छोटी छोटी चीजें, लेकिन जिस तरह डॉक्टर आमिर लियाकत साहब कह रहे हैं कि जी 14 MNAs ये सोच रहे हैं कि वो अपोजिशन बेंचों पर बैठेंगे, तो क्या आरिफ अलवी साहब के लिए भी कोई मिसहैप हो सकता है? सवाल ही नहीं पैदा ये तो कोई मामूली चीज सवाल ही नहीं नहीं पैदा होता। और आमिर लियाकत साहब, मैं उनको पुराना जानता हूं, अभी थोड़ी देर के बाद रात को आप देखेंगी, रात को उसकी खुद की स्टेटमेंट आ जाएगी कि वो, मैं तो फैमिली मेंबर था, वो थोड़ी सी हुई जल्दबाज में ये बात हुई और ये मसले हल हो चुके हैं। मैं समझता हूं ऐसी चीज कोई नहीं है। और अभी हुकूमत आई है, ऐसा कौन बंदा होगा जो जमीर बेच के इस तरीके से कहेगा कि मैंने फॉरवर्ड ब्लॉक में जाना है। हुकूमत जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आए हैं, पंजाब असेंबली में हमने देखा ना, 15 लोग इलेक्ट हुए, नून लीग से वोट उन्होंने किसी और को दे दिया। मुझे ये बताएं कि जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट आए हैं, वो भी हुकूमत जब पीटीआई की बनी तो इस वजह से वो पंजाब में भी और फेडरल में भी उन्होंने फेडरल गवर्नमेंट का साथ दिया। तो कौन हुकूमत छोड़ के और इस तरीके से ये बातें करेगा, फॉरवर्ड ब्लॉक बनेगा? ये बचकाना बात है, ऐसी कोई बात नहीं है। हमें इस मुल्क की खिदमत के लिए, मैं समझता हूं, मीडिया, गवर्नमेंट और अपोजिशन सबको अपना रोल इख्तियार करना पड़ेगा, इस्तेमाल करना पड़ेगा। और कम से कम हम ऐसी प्लानिंग बनाएं, हर कानून मौजूद है। आज पेमरा के हवाले से जो सुप्रीम कोर्ट में बात हुई, हर कानून मौजूद है। कानून की इंप्लीमेंटेशन के लिए भी हमें रेगुलेशन सिस्टम लाना पड़ेगा, राइट पर्सन एट राइट प्लेस पे लगाना पड़ेगा, तब जाके ये चीजें इंप्लीमेंट होंगी। मगर अभी 10 दिन हुए हैं, उसमें तब्दीली की बात, तो जिस तरह आपने पेमरा का जिक्र किया, उसमें भी तब्दीली की बात की जा रही है, दीगर इदारों में भी तब्दीली की बात की जा रही है। तो ये कोई आसान टास्क नहीं होगा, लेकिन चलिए आने वाले दिनों में नहीं होगा। मगर पॉजिटिव ट्रैक के ऊपर हम सोच रहे हैं, हमारी सोच को तो कम से कम दाद दें। चले सर, इम्प्लीमेंटेशन को दाद देंगे ना। इम्प्लीमेंटेशन के लिए हमने 100 डेज मांगे। 100 डेज के अंदर अगर हम राइट ट्रैक के ऊपर नहीं चढ़े, कहीं पे भी आप क्रिटिसिज्म करेंगी, मैं आपके पास बैठ के उन मैं दानियाल साहब से थोड़ा सा कमेंट ले लूं सर। एक तो ये 17 गुजरा वाली बात है, मजीद 10 का इजाफा। दूसरा एक और भी चीज है, जिस तरह बड़ी चेंजेस की बात डॉक्टर साहब कर रहे हैं कि हम ये सोच रहे हैं, इसमें से एक स्टेप ये भी कहा गया है कि बरतानिया में जो दौलत मौजूद है, उस दौलत को वापस लाने के लिए भी पूरा एक टास्क फोर्स बनाने की बात कर रही है पीटीआई। ये इतना आसान होगा दानियाल साहब? देखिए, ये तमाम चीजें, जहां तक वुज़रा लगाने की बात है, हम बार बार तो यही कहते हैं कि चाहे 40 वुज़रा लगाना या 50 वुज़रा लगाने में गलत बात नहीं है, लेकिन ये स्टैंडर्ड्स इन्होंने सेट किए थे। ये गालियां देते थे कि ये वुज़रा लगा दिए, ये चोर हैं, डाकू हैं, जो पूरी फौज, ये लोग देखें आप, इन्होंने खुद ये स्टैंडर्ड्स अपने लिए सेट किए। जब ये हेलीकॉप्टर को इस्तेमाल करने में गालियां देते थे, खुद देते थे, आज जस्टिफाई करते हैं कि 50 रुपए का हेलीकॉप्टर है। कि आपको अच्छा लगता है कि आपका इंफॉर्मेशन मिनिस्टर एक चीज को प्रोटेक्ट करने के लिए आके झूठ बोले, साथ ही इनका इंफॉर्मेशन, साथ ही कहते हैं कि हमारे पास सिर्फ उस दिन परसों में सुन रहा था कि 3 बंदे हैं इमरान खान साहब के साथ जो वहां काम कर रहे हैं। मैंने उनको कल ही अभी एक टॉक शो में पहले बताया था कि देखें, डीएमएस है, एमएस है, सीएसओ है, एक पीएसआई, 4 बंदे तो ये हो गए। इनके बार बार दावों के बाद झूठ बोलना, यू टर्न। आज बुज़दार साहब एक जहाज पे लाहौर से इस्लामाबाद से लाहौर जा रहे थे, अपनी फैमिली को बैठाए हुए तस्वीरें लगा रहे हैं। क्या ये नया पाकिस्तान था? क्या ये मॉरल स्टैंडर्ड्स इन्होंने सेट किए? फिर वो बैठ के जो 20-20, 22-22 गाड़ियों का साथ काफिला लेके जो माने जो बिल्कुल, उसमें दो लोगों की डेथ हुई, एक बच्चे की और एक आदमी की। तो क्या वो नया पाकिस्तान था जो इनको गालियां देते थे, कहते प्रोटोकॉल नहीं है, ये प्रोटोकॉल लेते हैं, गालियां देते हैं? जो मानेका साहब ने किया, एक बंदे डीपीओ को उन्होंने उठा के फेंक दिया। कल शेख रशीद साहब की वीडियो चल रही है, बंदे को कहते हैं मैं तुम लोगों को भी फारिग करवा दूंगा। तो क्या ये पाकिस्तान था? क्या ये एक्सपेक्टेशंस थी लोगों की? और इन चीजों के देखें, इनको कवर करने के लिए बार बार झूठ या यू टर्न, दिस इज नॉट व्हाट इज एक्सपेक्टेड आउट ऑफ देम। कि बाज बातें शायद मैं इतना कॉन्ट्रडिक्ट नहीं करता कि जो वुज़रा लगाने में इतनी कोई बुरी बात नहीं है, क्योंकि द मोर पीपल यू हैव द बेटर यू कैन परफॉर्म। लेकिन जब आपने एक चीज को गाली दी, एक चीज को बुरा कहा और उसी के ऊपर आप खुद टर्न लेके और आप उसी को सबसाइड करते हो, देन दिस इज नो मोरालिटी, दिस इज नो पॉलिटिक्स एंड यू नो डिफरेंट और बेटर देन एनी अदर पार्टी। बिल्कुल ठीक। अच्छा, फैसल करीम कुंडी साहब, सर मैं 2 चीज़ों के आपसे कमेंट चाहूंगी। एक तो ये कि एतजाज साहब ने बड़े अशोर्ड तरीके से कहा कि जी कैंडिडेट दूसरा जो है मौलाना साहब जो है वो दस्तबरदार हो जाएंगे। एक तो ये कि क्या आखिरी टाइम तक पीपल्स पार्टी के एंड से कोशिश हो रही है उनको दस्तबरदार करवाने की? दूसरा सर, बाहर बैरून मुमालिक स्पेशली बरतानिया में जो दौलत मौजूद है पाकिस्तानियों की, उसको लाने के लिए खान साहब के बहुत से वादों में से ये भी एक वादा था, एक टास्क फोर्स बनाई जा रही है। सर आपके ख्याल में क्या खान साहब की गवर्नमेंट के लिए पॉसिबल होगा ये तमाम पैसा वापस लाना? देखिए जी, एतजाज साहब ने जो बात की है, पॉलिटिक्स में आखिर रात तक जो है वो डायलॉग होते हैं और बातचीत होती है। हमारे अभी भी हम बड़े कॉन्फिडेंट है कि इंशाल्लाह जो है अपोजिशन का जो है एक मुतफिक कैंडिडेट होगा और वो एतजाज अहसन की सूरत में होगा। हमारी कोशिश है, बन भी सकती नहीं भी बन सकती। पिछली दफा भी अगर आप देखें कि हम अपोजिशन में थे
पीटीआई भी अपोजिशन में थी, किस इशू पे हम एग्री करते थे, कुछ इशूज हम एग्री नहीं करते थे और अपोजिशन चल रही थी। और मैं भी कह रहा हूँ कि कुछ इशूज हमारे हैं कि जब मुतहदा अपोजिशन इकट्ठी होगी कहीं पे नहीं होगी, ये चलता रहेगा। और जहाँ तक जो है, मैं एक और इंटरव्यू में डॉक्टर साहब ने बहुत अच्छी बात की। डॉक्टर साहब ने कहा कि वो जो है यूटिलिटी स्टोर जो गरीबों की चीज थी उसको खत्म करना चाहते हैं। ये 1 करोड़ नौकरी के लिए इन्होंने हजारों लोगों को जो बेरोजगार करेंगे, लोगों के चूल्हे ठंडे करेंगे और फिर कहते हैं कि हमने 1 करोड़ नौकरी देनी है। और जहाँ तक ये टास्क फोर्स बना रहा है बाहर से दौलत आने के लिए, मेरे ख्याल में उनमें सबसे हमारा जो बड़ा एसेट इस वक्त बैरून मुल्क पड़ा है वो परवेज मुशर्रफ की सूरत में है और साहब हुसैन की सूरत में है। वो भी अगर उस टास्क फोर्स को ड्यूटी देके उनको भी वापस लेके आ जाए तो बहुत बड़ी मैं समझता हूँ। वरना अगर अपनी काबीना ही भेज दें तो मुशर्रफ साहब को तो कम से कम वो काबीना लेके आ जाएंगे। इनमें से अक्सरियत जो है उनके कैबिनेट में रहे, अगर उनकी मिन्नत समाजत कर लें तो ऐसे तो आएंगे नहीं, मिन्नत समाजत से आएंगे, क्योंकि आपको पता है कि वो इतनी आसानी से वो पाकिस्तान नहीं आएंगे। तो ये बहुत बड़ा एसेट है दोनों हमारे, इनको भी पाकिस्तान लेके आ जाए तो बहुत अच्छी वो होगी। सारे मिनिस्टर्स जाके कंधे पे उठा के ला लिए हैं उनको। देखें ये बहुत सी बातें करना बहुत आसान बात है। नहीं, ये जो एसेट 2 आदमियों की सूरत में नजर आ रहा है, ख्वाहिश है कि पीटीआई देखिए एजाज साहब का जवाब सुने, एजाज साहब सर मैं आती हूं आपकी का तरफ। जवाब नहीं, फैजल सुने, मैं बिल्कुल फैजल सुने एजाज, हम सारे कहते हैं सिर्फ 1 मिनट। जी कुटी साहब 1 सेकंड सर, ये जो एसेट है ना, मेरी एक इंटरवेंशन, मैं सिर्फ पाकिस्तान के एसेट अब्रॉड में इनको सिर्फ 2 आदमी नजर आ रहे हैं, इसमें 4 और भी शामिल करें। इसहाक डार भी बहुत बड़ा एसेट है, प्राइम मिनिस्टर के 2 एब्सकॉन्डर बेटे भी बहुत बड़ा एसेट है, हुसैन हक्कानी भी बहुत बड़ा एसेट है और अयान अली भी बहुत बड़ा एसेट है। एसेट पाकिस्तान के बाहर बहुत पड़े हैं। रियल एस्टेट के नाराज हो जाएगा, अयान अली का नाम आपने आखिर में लिया, उसका नाम पहले लेना चाहिए था, नाराज हो जाएगा। एक तो ये बात है कि जो अवान साहब बैठे हुए, कौन बैठे हुए हैं मुझे नहीं पता, इनकी आवाज मुझे नहीं आ रही। जी आवाज नहीं आ रही। और कम से कम ये भी बता दें कौन सी पार्टी को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ये भी पता चल जाए। पता नहीं कौन सी 3 पार्टी तो बैठी हुई, 4थी पार्टी है एजाज अवान साहब। नहीं एजाज अवान साहब सर एज एन एनालिस्ट हमारे साथ मौजूद हैं, वो बात कर रहे हैं कि और भी बहुत सी शख्सियात हैं जो पाकिस्तान नहीं ला पा रहे, जिनको हमारी इनको मेरे ख्याल में मुशर्रफ साहब के नाम पे बड़ी तकलीफ हुई है। मैं माजरत करता हूँ क्योंकि इनके मुझे किसी के नाम पे कोई तकलीफ नहीं हुई। मैं तो कह रहा हूँ कि जब एसेट गिने हैं तो पूरे गिने। मैं इमरान खान साहब को एक और मशवरा देना चाहता हूँ कि वो डॉक्टर साहब की बातें बड़ी गौर से सुने, क्योंकि ऐसा ना हो कि 4.5 साल बाद डॉक्टर साहब बोलने कि इमरान मेरी बातें नहीं सुन रहा था और मैं फिर जो है इमरान खान और पीटीआई को, जैसे मुस्लिम लीग के साथ भी थे, नवाज शरीफ साहब इनकी बात नहीं सुन रहे थे, तो इन्होंने नजरिया जरूरत या अपने मतलब है कि देखते हुए कि लोगों के मामलात या नवाज शरीफ साहब जो है आवाम की उमंगों पे पूरा नहीं आ रहे थे, तो इन्होंने पीटीआई ज्वाइन कर ली। ऐसा ना हो कि 4.5 साल फिर इमरान की बात न सुने। मैं कहता हूँ इमरान खान साहब को चाहिए कि 4.5 साल का मौका उनको कौन देगा सर? अवाम तो शायद चंद महीनों में ही काउंटडाउन शुरू कर देंगे। हमारी दुआ है कि पार्लियामेंट में टाइम पूरा करें, हुकूमतें तो आती जाती रहती हैं। अब देखते हैं, अब इनके अपने ही मतलब है कि असल में ये कहते हैं कि प्रोटोकॉल, असल में जो लोग इनके पास आए इनकी काबीना, आप कहते हैं एक्सटेंशन, अभी जो काबीना में लोग हैं वो तो पीटीआई के इक्का दुक्का ही शायद लोग हो ना, बाकी तो सारे इनको लिस्ट दी गई है कि आप इन लोगों को जो है मिनिस्टर बनाए। कोई रात को लिस्ट आ गई, सुबह उनका लिस्ट में नाम ही नहीं था, कोई लोग ऐसे भी आ गए जो बगैर मतलब है कि वो लाइनें क्रॉस करके जो है ना पहुंच गए। तो ये चीजें देखें, ये चीजें बर्दाश्त करनी पड़ेंगी। अभी तो इन्होंने अभी तो स्टार्ट लिया, अभी तो बहुत से सफर में तय करना है, बहुत से जो है इन्होंने अभी कहीं जाके मीडिया के एतराजात भी सुनने हैं, तो बहुत इन्होंने बड़ा दिल रखना है। और डॉक्टर साहब के लिए बहुत बड़ा चैलेंज है, इन्होंने पूरी पीटीआई का जो है ना जवाब दे होने। बिल्कुल ठीक। अच्छा मैं कुटी साहब आपकी तरफ आती हूं सर, ठीक है, पॉइंट आ गया। रियलिस्टिक बंदा बैठा हूं, आपको भी सच कहूंगा, उधर भी सच कहूंगा, क्योंकि मेरा जमीर मेरे पास है। मैं खुशामद नहीं करूंगा, कि स्विस बैंक में पैसे हैं वो हमारे नहीं है। मैं जो हकीकत है वो कहूंगा कि ये गलत है, वो गलत है, क्योंकि मुझे अपने जमीर के साथ जाना है। मुझे पता है आप हमेशा सच बोलते हैं। और तो मैं कहता हूँ आप भी मेरे दोस्तों, मेरे नक्शे कदम के ऊपर चलो। हमारे भाई कुटी साहब आज इमरान खान साहब को बताएंगे कि पूरी काबीना जो आज हमने बनाई है सारी मुशर्रफ की है, ये आज रात को उनको बताएंगे ये। अच्छा एजाज अवान साहब, सर ये जो लूटी हुई दौलत वापस लाने के लिए टास्क फोर्स, आर्मी फोर्स बनाई गई है, खान साहब के लिए कितना आसान होगा? और जिस तरह आपने चंद शख्सियात का नाम लिया है, इनको भी पाकिस्तान वापस लेके आना किस हद तक सर आसान हो सकेगा? अब जिस तरह इंटरपोल के जरिए जब राब्ता किया गया, मुशर्रफ साहब के हवाले से भी इंटरपोल ने भी माजरत कर ली है, तो क्या आसान हो सकेगा इस गवर्नमेंट के लिए इन तमाम इशूज को वाइंड अप करना? थैंक यू सना। बात यह है कि ये चैलेंज बहुत बड़ा है, इसके ऊपर कवानीन इंटरनेशनल मौजूद हैं।
ऐसी और एजेंसीज भी मौजूद हैं जो स्टोलन वेल्थ या लॉन्डर्ड वेल्थ या बाहर जो स्टैश्ड वेल्थ है उसको वापस लाने के हुकूमत वक्त की मुआवनत करने वाले अदारे मौजूद हैं। अब देखना यह है कि इनकी टीम कितनी एफिशिएंट है और कितने लीगल ग्राउंड्स पे प्रिपेयर होकर वो ये मुकदमा लेकर दूसरी हुकूमतों के पास जाते हैं। उस पर डिपेंड करेगा उनके रिजॉल्व पर, उनकी मेहनत पर और कितने मुशक्कत के साथ वो ये चीज फॉर्मुलेट करते हैं पॉलिसीज। इसमें दुनिया में मिसालें मौजूद हैं। लोगों ने पैसे, इंडिया ने भी पैसे वापस मंगवाए हैं और कोरिया ने भी मंगवाए हैं और भी जो मार्कोस की लूटी हुई दौलत थी वो भी हुकूमत ने वापस मंगवाई। तो इस तरह लोगों ने एग्जाम्पल सेट की हैं। अब देखना यह है कि ये गवर्नमेंट कितनी सिंसियर है। मुझे खान साहब की सिंसियरिटी में भी कोई शक नहीं है। अब उनकी टीम की एफिशिएंसी पे डिपेंड करता है कि वो कितनी मेहनत से काम करते हैं। और जो रहे आदमी जिनको वापस लाना है, इसमें भी इन्हें रेजिस्टेंस आएगी। लेकिन अगर हमेश खान को नून की हुकूमत, वो अमेरिकन नेशनल भी थे, उनको वापस ला सकती है, तो हुसैन हक्कानी हो या प्रेसिडेंट मुशर्रफ हो, इसाक डार हो, अयान अली हो या प्राइम मिनिस्टर के साबका प्राइम मिनिस्टर के दो बेटे जो एब्सकॉन्डर हैं, किसी को लाना नामुमकिन नहीं है। अब देखना यह है कि गवर्नमेंट कितने बेहतर तरीके से इस केस को प्लीड करती है। सर, पहली चीज तो ये देखो, विल के ऊपर शक नहीं होना चाहिए। खान साहब की विल है काम करने की। हाँ, राइट पर्सन एट राइट प्लेस पे लगना चाहिए। टीम ऐसी होनी चाहिए कि वो जो विल है उसको इंप्लीमेंट कर सके, जो मैनिफेस्टो है वो इंप्लीमेंट कर सके। उसके ऊपर अगर हमारी गलती होती है कहीं पे तो इस्लाह होना चाहिए। मीडिया करे, अपोजिशन करे, हम उसको वेलकम करेंगे। मगर हमारी विल के ऊपर इस वक्त शक नहीं है। नहीं, जो जिस किस्म की जो मेहनत की जा रही है, मैं समझता हूं कि प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल सीरियस है कि किसी भी हालत में 100 डेज के अंदर जो मैंने वायदे किए हैं वो अच्छा, आवाम के साथ। बिल्कुल, लेकिन ये बात बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। जो उनकी विल है उसके ऊपर हमें कोई डाउट नहीं है। वो चौधरी शुजात साहब पूरी करेंगे, परवेज अलाई साहब करेंगे, फरूख नसीम साहब करेंगे, इशरत साहब करेंगे, और जो तमाम इनकी कैबिनेट है जो मुशर्रफ के टाइम से आई है वो सारी इंशाल्लाह पूरी करेगी। और हमारे भाई भी इंशाल्लाह पूरी करेंगे। ये तो वैसी एक अच्छे इंसान है, लेकिन जो उनकी और कैबिनेट है वो भी पूरा करेगी। एक क्वेश्चन और भी वो ये कि जो नैप के हवाले से, चेंजेस के हवाले से, FIA के हवाले से कुछ तरामीम है, यानी कि इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशंस के हवाले से जो कवानीन है उसमें चेंजेस PTI चाहती है, वो कितना आसान होगा इनके लिए बाकी अपोजिशन को भी उसमें शामिल कर सकना? देखें, अगर इफेक्ट तो पीपल्स पार्टी और नून लीग की मुकदमात पर भी पड़ेगा ना। देखिए, डेफिनेटली पड़ेगा, लेकिन ये टाइम है और हम उम्मीद करते हैं कि ये इसमें चेंजेस जो लाने चाहिए, इंस्टीट्यूशंस को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए, इंडिपेंडेंट करना चाहिए। और अगर ये इंस्टीट्यूशंस स्ट्रॉन्ग इंडिपेंडेंट हो गए तो आगे आने वाले टाइम में इस मुल्क की सिमत सीधी हो जाएगी। और वी ऑल होप फॉर द बेस्ट कि आगे आने वाले टाइम पे ऐसा हो जाए, लेकिन लगता नहीं है। ऑपोजिशन इसमें कोऑपरेट करने की कोशिश नहीं होगा, लेकिन हमें बड़ा मुश्किल है लगे। हमें लॉ के ऊपर काम करना है, जहां पे भी रिफॉर्म लेके आना है, हमें अपोजिशन के साथ की जरूरत है। तो मैं समझता हूं कि मुल्क के अंदर बेहतरी के लिए, इदारों के लिए हर हुकूमत चाहती है, मगर हुकूमत इनिशिएटिव नहीं ले सकी। हम ऐसे इनिशिएटिव ले लेंगे जिस इनिशिएटिव से जब पॉजिटिव वो इनिशिएटिव होगा तो अपोजिशन भी साथ देगी, मीडिया भी साथ देगा, एनालिस्ट भी साथ देंगे। आज एजाज जमान भी हमारे लिए बात कर रहे हैं ना, क्यों? क्योंकि राइट ट्रैक के ऊपर है। जहां पे रॉन्ग ट्रैक के ऊपर होंगे, इसी आपके प्रोग्राम में कहेगा कि 7% दिन इनके निकल गए हैं। लीडरान और नून लीग के लीडरान के मुकदमे अगर नैब के पास हैं तो वो उनके कवानीन में तरमीम अगर करेंगे, चेंजेस करेंगे, तो यकीनन उन पार्टीज का कंसेंट लेना भी PTI के लिए मुश्किल होगा। उनके हो या नहीं, जब भी वो करेंगे, मैं समझता हूं सारी पार्लियामेंट को कॉन्फिडेंस पे लेना, सेनेट में आगे वो पास कराना, चाहे पंजाब, साउथ पंजाब का है, हमें पता नहीं है कि पंजाब के अंदर हमें कैसे 2/3 मेजॉरिटी होगी, हमें पता नहीं, हमें सब चीजों का पता है। जितना भी काम हमें करना है, हमें अपोजिशन को मिलके, हम बार बार कहते हैं अपोजिशन का इक्वल रोल है गवर्नमेंट के। गवर्नमेंट का इनिशिएटिव जरूर होता है, मगर अपोजिशन हमारे लिए एक सपोर्ट जब चलेगी तब हम आगे बढ़ सकते हैं। इन तमाम चीजों से पहले ये अपनी पार्टी की सिमत सीधी कर लें, अपने लोगों की सिमत, और जो नए पाकिस्तान का वादा किया था उसकी शुरुआत तो ठीक करें। जो लोग कुछ नाराज हो रहे हैं, जिसे डॉक्टर साहब का मैंने जिक्र किया, इस किस्म के लोगों को भी वापस पार्टी में से मुझे एक ब्रेक लेनी है डॉक्टर साहब। छोटे मोटे मसले होते हैं, चलिए मसाइल, ये एक डेमोक्रेटिक है सिस्टम, लेकिन फिर भी PTI की जो लीडरशिप है उसको जरूर ये याद रखना होगा कि जिस टीम को लेकर वो आगे चली है वो टीम अगले 5 साल तक उनके साथ डिलीवर भी कर सके। एक मुख्तसर वक्फा, उसके बाद एक और बड़ा चैलेंज पाकिस्तान
तहरीक इंसाफ की हुकूमत के पास ये भी है कि जो मजहबी जमातें हैं पाकिस्तान की, वो लाहौर से लेकर इस्लामाबाद तक लॉन्ग मार्च करने जा रही हैं गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ। और पाकिस्तान की तरफ से फॉरेन मिनिस्ट्री के लेवल के ऊपर भी इस हवाले से जो हॉलैंड के वजीर खारजा है उनसे राब्ता किया गया है। जो हॉलैंड के सफीर हैं उनको मुल्क बदर करने की डिमांड की जा रही है। इस इशू को किस तरह टेकअप करेगी पाकिस्तानी गवर्नमेंट, इस पर बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद एक बार फिर न्यूज रूम में आपको खुशामदीद कहते हैं। पाकिस्तान समेत दुनिया के वो तमाम इस्लामी ममालिक जहां पर गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ एहतजाज किया जा रहा है, पाकिस्तान भी उसमें शामिल है और ऑफिशियली भी उनकी तरफ से न सिर्फ हमारे वजीर खारजा इस हवाले से प्रोटेस्ट कर चुके हैं, बल्कि ये भी कहा जा रहा है कि जो हॉलैंड के वजीर खारजा हैं उनसे भी राब्ता हुआ है। डॉक्टर साहब, आप सर मुख्तसर कोई कॉमेंट देना चाह रहे थे? पहली चीज तो ये कि किसी भी मजहब की तौहीन नहीं होनी चाहिए, किसी भी मुल्क के अंदर नहीं होनी चाहिए। और ये पहले दिन नेशनल असेंबली के अंदर मैंने आमिर लियाकत हमने जो है मिलके इसका रेजोल्यूशन पास कराया। हकीकत में फर्स्ट डे पे ये होता भी नहीं है जब ये इलेक्शन होती है, मगर हमने कहा नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद फॉरेन मिनिस्टर की स्टेटमेंट एक गवर्नमेंट लेवल पे ही, मगर ये एहतजाज करके हम अपने मुल्क के दुश्मन जो बन जाते हैं ना, कि अपने मुल्क को नुकसान देते हैं, हमें उसको मैसेज पहुंचाना चाहिए स्ट्रांगली। सब पॉलिटिकल पार्टीज की तरफ से जब मैसेज चला जाता है तो उन एहतजाजों की जरूरत नहीं होती है, मगर हम इसकी मजम्मत भी करते हैं। और मैं समझता हूं जो मजहबी जमातों से मुलाकात करने की कोशिश हो रही है और एक कमेटी बनाई है पीटीआई की गवर्नमेंट ने, वो क्या किस हद तक इनको रोक सकेगी कि एहतजाज ना मैं समझता हूं कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज को भी इस चीज के ऊपर एक इकट्ठा होना चाहिए कि ये बाहर कोई चीज हो, हम अपने मुल्क के अंदर नुकसान रसाते हैं, एहतजाज करते हैं, तोड़ फोड़ करते हैं, ये चीजें नहीं होनी चाहिए। आप प्रोटेस्ट अपने मुल्क के अंदर, अगर कोई गलत चीज हो रही है, पीटीआई कोई गलत कर रही है, आप डेमोन्स्ट्रेट कर सकते हैं। नून कुछ कर रही है तो वहां पे मतलब इस तरीके से होना चाहिए। आप अगर बाहर हो रही है, आप अपने मुल्क के अंदर एहतजाज करें, ये चीजें गलत है। मगर हमारा एक मैसेज, क्लियर मैसेज थ्रू पार्लियामेंट, थ्रू मीडिया, थ्रू इंटरनेशनल फॉरेन ऑफिस, थ्रू OIC, ऐसे हमारा मैसेज, अब ऐसी मैसेज जाना चाहिए कि ये मुल्क। अच्छा, मुझे लास्ट क्वेश्चन ये बता दें कि क्या हॉलैंड के सफीर को मुल्क बदर करने की जो डिमांड है उसको कंसीडर करेगी गवर्नमेंट? देखिए, मैं समझता हूं कि अगर वहां से इसका पॉजिटिव गवर्नमेंट की तरफ से अगर रिएक्शन नहीं आता तो हमें कम से कम उन लोगों से, हम एक इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में रहते हैं, हमें उनके ऊपर सीरियसली सोचना चाहिए, हमें उनको थ्रेट जरूर देना चाहिए कि अगर आपने ये नहीं किया तो हम आपसे सफारती तहलकात भी खत्म कर सकते हैं, मगर बिफोर दिस OIC के अंदर ये बिल्कुल ठीक, बिल्कुल ठीक। अच्छा, एक तो दानियाल साहब, OIC की प्रोडक्टिविटी कितनी है इस किस्म के इश्यूज में, दूसरा ये कि खान साहब ने डिमांड की है कि इजलास बुलाया जाए। आपको क्या लगता है कि पीटीआई की गवर्नमेंट को किस एक्सटेंट तक जाना चाहिए अगर हम बाकी बड़े ममालिक से ताल्लुकात भी कंपेयर करें? देखिए, पहले तो जी ये हमारे ईमान का हिस्सा है और जो तौहीन रसालत करे, जो मुल्क करे, हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं होना चाहिए, हमें कंडेम करना चाहिए। लेकिन जहाँ तक बात है एक रिलीजियस पार्टी या कुछ लोग इसको लेके कंडेम करें और रोडों पे निकलें, ये गलत रवायत है, ये हमें ख़त्म करनी चाहिए। यहाँ तमाम पार्टीज़ का इजलास बुला के एक फोरम पे, एक पेज पे बुला के डिस्कशन की जाए और उसको कंडेम किया जाए पार्लियामेंट के अंदर, या ऐसे प्लेटफॉर्म पे कंडेम किया जाए जहाँ उसकी आवाज़ दुनिया तक पहुँचे। और जहाँ तक ही हम लोग रोडों पे आके अपने मुल्क को तबाह करने की बात करते हैं, रोडें बंद करते हैं, लोगों की ज़िंदगियाँ ख़राब करते हैं, मेरे ख्याल से गलत रवायत है और ये रवायत को हमें ख़त्म करना चाहिए, हमें कंडेम करना चाहिए। लेकिन हम सबको इकट्ठा एक आवाज़ होके, और जब हम एक आवाज़ होके इकट्ठा कंडेम करेंगे पूरी मुस्लिम ममालिक के साथ, खाली पाकिस्तान अकेला नहीं, तमाम मुस्लिम ममालिक, खाली देखें जितने और मुस्लिम ममालिक हैं उन सबको इकट्ठा बिठा के, और जब इकट्ठे सब हम इकट्ठे कंडेम करेंगे और हम उनसे अपने तजारती और अपने सारे रिलेशंस को कट ऑफ करेंगे तो उस मुल्क को भी, उनकी इकोनॉमी को भी धचका लगेगा, उनका इसको जवाब भी मिलेगा और वो हमें सीरियसली भी लेंगे हमारी। इस वजह से मैंने OIC का प्लेटफॉर्म है, आप इसको पहले आप उसको यूज करें, सबको इकट्ठा करके हमारा एक जवाब, और उसके लिए हमारा रोल ऐसा होना चाहिए कि हम जल्द से जल्द उन चीजों के ऊपर जाएं। ये जो OIC की बार बार बात करें, इमरान खान साहब ने भी अपनी सेनेट में स्पीच पे इसका जिक्र किया, OIC से किस हद तक उस प्लेटफॉर्म को इस्तेमाल कर सकेंगे और फायदा उठा सकेंगे? OIC की उतनी प्रोडक्टिविटी नहीं रही सर इस्लामी ममालिक के लिए। मैं समझता हूँ पहले प्रोडक्टिविटी नहीं थी ना उसकी, ये हमारा रोल होना चाहिए, हमारी फॉरेन ऑफिस का रोल होना चाहिए कि जितने भी मुस्लिम ममालिक हैं उन सबको हम इकट्ठा करें, जो अच्छी सोच रखते हैं उनको भी हम इकट्ठा करें। ऐसे नहीं हम अगर हमारी तौहीन हुई है, हम अपने फॉरेन रिलेशन अमेरिका को भी कहें, हम ब्रिटिश को भी कहें, उधर से भी ये स्टेटमेंट दिलाएं कि ऐसी चीजें
वो हमारे होते हैं फॉरेन रिलेशन, जो हमारी पहले कमजोरी रही है। मैं समझता हूं उसके ऊपर हमें दिखाना चाहिए कि हमारी फॉरेन मिनिस्ट्री ऐसे काम करती है। फिर आप भी तारीफ करेंगे कि ऐसे पहले जब भी हुआ है तो ऐसे फॉरेन मिनिस्ट्री की तरफ से रिएक्शन नहीं हुआ जैसे आज हो रहा है। और देखिए तो मैं समझता हूं इसके ऊपर इस लेवल पे काम खाली मुस्लिम ममालिक इसमें कंडेम नहीं करते, तमाम ममालिक, तमाम रिलीजन के लोग कंडेम करते हैं। उसी तरीके और से इसी तरह हम सबको ऑन बोर्ड लेके हमें कंडेम करना चाहिए और एक ऐसा प्लेटफॉर्म बनाना चाहिए और उस प्लेटफॉर्म को यूज करना चाहिए कि ये बार बार रिपीटेडली ये चीजें ना हो। और जब हम उस एक्सटेंट तक नहीं जाएंगे सबको ऑन बोर्ड तो ये रिपीटेडली ये चीजें होती रहेंगी। लेकिन ऑफिशियली जो हॉलैंड की गवर्नमेंट है उसने तो अपने आप को डिस्टेंस पे कर लिया है ना इस इशू से। देखिए, अगर कोई एक बंदा अगर कहीं पे करता है उसको डिस्टेंस से रखेगी वो अपने आप को, तो वो गलत है, उसको एक्शन लेना पड़ेगा ना। बिल्कुल एजाज अवान साहब तक हमारी आवाज पहुंचे। एजाज साहब सर ये बताएगा कि ये जो ओआईसी की प्रोडक्टिविटी है, आपको लगता है कि खान साहब इस इशू को अगर सिर्फ ओआईसी में ले जाएं तो इस्लामी ममालिक एटलीस्ट मुत्तहिद हो सकते हैं और एक स्ट्रॉन्ग मैसेज जा सकता है? अनफॉर्चुनेटली सना, मैं समझता हूं कि ओआईसी ने आज तक कौन कौन से मसाइल पर वो मुतहद हुए हैं, क्या लीबिया, इराक, पैलेस्टाइन और सीरिया में जो कुछ हो रहा है इस पर आज तक वो मुतहद हुए हैं। तो मुझे जो हमारी हुकूमत ने करना था, मेरे ख्याल में उन्होंने सेनेट के फ्लोर पे भी पाकिस्तान ने ये कहा है, उन्होंने हॉलैंड के सफीर से भी एहतजाज किया है, उन्होंने यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली में भी कहा है कि मैं इस इशू को रेज करूंगा कि हर चंद माह के बाद क्यों ये खाकों का इशू ही क्यों खड़ा हो जाता है। अगर उनको आज़ादी है अपने एक्सप्रेशन की तो दुनिया में और भी बहुत सारे मसाइल हैं, खुद उनके अंदर ऐसे एरियाज हैं जिन पे बहुत सख्त पाबंदी है और वहां एक्सप्रेशन नहीं है कि आज़ादी नहीं है, तो वो हमारे मैं वही कह रहा हूं ना कि हमारा तो इशू ये है कि उनके नबी हमारे भी नबी हैं और यहूदियों के नबी जिन्हें वो अपना समझते हैं वो हम भी समझते हैं कि हमारे नबी। हमारा तो जब तक हजरत मूसा अलैहिस्सलाम पर, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम पर और सब पर ईमान ना हो, हम तो मुसलमान ही नहीं हो अपने आप को समझते। तो लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि अगर हम उनको तौहीन नहीं करना चाहते और न कर सकते हैं मज़हबन, तो उनको भी ये इख्तियार नहीं होना चाहिए कि वो हमारे हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर इस तरह के खाके बनाए। दुनिया में और भी सब्जेक्ट हैं। तो मेरे ख्याल में हुकूमत का रवैया, हुकूमत का एहतजाज और जिन फोरम्स पर मौजूदा हुकूमत ने इशू उठाया है वो बिल्कुल जस्टिफाइड है। अब मजीद एहतजाज करना और जलाओ गिराव करना मुल्क में, ये इससे कोई मजीद फायदा हासिल नहीं होगा। ठीक, बिल्कुल ठीक। मैं फैसल करीम कुंडी साहब जिस तरह बात कर रहे हैं एजाज अवान साहब के, हमें ऑफिशियली इस इशू को टेकअप करना चाहिए, लेकिन ये भी हमने देखा है कि मगरिब की तरफ से इस किस्म के इक़दाम शरारतन किए जाते हैं। ये सर जिस सियासतदान की तरफ से इस मुकाबले का ऐलान किया गया था, उन्होंने इससे पहले भी जो कुरान मजीद की तरसील थी वो रोकने का बिल पहले भी पेश किया था। तो आपको क्या लगता है सर कि वहाँ पर मौजूद या जो दीगर इस्लामी ममालिक हैं वो इस इशू को ऑफिशियली उनकी गवर्नमेंट के साथ क्यों नहीं इसे बात कर सकते इस हवाले से? देखिए, बड़े अफसोस की बात है कि ओआईसी इसके ऊपर कुछ मुझे नहीं समझ आ रही और न ये करेंगे। ओआईसी तो बिल्कुल आप एक ऐसा इदारा बना हुआ है जिसपे सिर्फ आप उसको एज ए डाखाना इस्तेमाल कर सकते हैं। कभी भी उन्होंने किसी इशू को सीरियस लिया नहीं है और न उनकी आवाज़ सुनी गई है। जहाँ तक पाकिस्तान के हवाले से हुकूमत को चाहिए कि जॉइंट सेशन पार्लियामेंट का बुलाना चाहिए और वो उसमें एक करारदाद पास करके और फॉरेन ऑफिस के थ्रू इनको जो है ना डेफिनेटली इस चीज़ को जो है ये भेजना चाहिए कि पाकिस्तान के कंसर्न जो है। और बाकी ममालिक की क्या अब बात करें, जब सऊदी अरेबिया में मुस्लिम उम्मा की कॉन्फ्रेंस हो रही है तो वहाँ पर आके अमेरिकन प्रेसिडेंट उसको चेयर करे, तो फिर हम क्या बात करेंगे? मुसलमानों की बात आपका यूएस का प्रेसिडेंट बात करेगा आपकी आके। तो बड़े अफसोस की बात है कि इस हमारे मुस्लिम कंट्रीज में लीडरशिप की कमी पैदा हो गई है, जो कि ये इसलिए जो है आज ये हम लोग जो है इस चीज़ को सफ़र कर रहे हैं। लेकिन जहाँ तक पाकिस्तान की बात है, मैं समझता हूँ कि तमाम पॉलिटिकल पार्टीज हुकूमत के साथ इस बात पे डेफिनेटली एग्री करेंगे। हमारे इख्तलाफात अपनी जगह पे, लेकिन इस इशू के ऊपर अगर पार्लियामेंट का सेशन बुलाया जाए दोनों हाउसेस का और एक करारदाद, मजम्मती करारदाद और एक फोर्सफुली जो है फॉरेन ऑफिस के थ्रू इसको कन्वे किया जाए और हमें जो है इस पे एप्रोप्रिएट एक्शन। कौमी असेंबली में, पंजाब असेंबली में इस हवाले से मुजम्मती करारदादें आई भी हैं। दानियाल साहब से लास्ट कमेंट वो ये कि तमाम इख्तलाफात के बावजूद अपोजिशन इस इशू के ऊपर क्या हुकूमत के हर स्टेप का साथ देगी? जी बिल्कुल देंगे। ये हमारा ईमान का हिस्सा है और यहाँ हमें आवाज़ हाथ हर चीज़ उठानी चाहिए जो हम उठा सकते हैं, और ये कौमी फ्रीज़ा भी है और हमारे इस्लाम का जुज़ है। और हर पार्टी, हर बंदा इस मौक़िफ़ के ऊपर साथ एक आवाज़ होकर लब्बैक कहता है, और जहाँ से ऐसी आवाज़ उठेगी तो इंशाल्लाह पाकिस्तान से
हमारी पार्टी से सबसे पहले आवाज़ निकलेगी इसके खिलाफ। बिल्कुल ठीक, तीनों मेहमानों का बहुत शुक्रिया। गुस्ताखाना खाकों के खिलाफ जो मुकाबला हॉलैंड में होने जा रहा है, हवाले से एहतजाज इस वक्त कई इस्लामी ममालिक में हो रहा है। पाकिस्तान भी उन मुल्कों में से एक है, लेकिन जिस तरीके से खान साहब ने अपनी तकरीर में कहा और उसको अप्रिशिएट भी किया गया कि OIC का इजलास बुलाना चाहिए, ये भी एक हकीकत है कि OIC के इजलास और उसके फैसलों की कोई वक़्त बैनुल-अक़वामी बरादरी के सामने नहीं है। इस इशू को OIC से एक कदम आगे बढ़कर ले जाने की ज़रूरत है ताकि इन इक़दामात को रोका जा सके। प्रोग्राम से मुझे इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।